नमस्कार। आज हम एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर बात करने वाले हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स और लॉ दोनों के नजरिए से बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर देती हैं और अपने वर्तमान स्टैंड पर बिल्कुल अड़िग रहती हैं। तो ऐसी स्थिति के क्या परिणाम हो सकते हैं, आइए इस पर एक गहराई से नजर डालते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे ममता जी के स्टैंड की, उनकी पॉलिटिकल फाइटर वाली छवि की, एडमिनिस्ट्रेशन और फंड्स के विवादों की, ईसीआई के साथ होने वाली कानूनी लड़ाई की, और आखिर में देखेंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो का निष्कर्ष क्या हो सकता है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ममता का स्टैंड और इसका मुख्य परिदृश्य क्या है। देखिए, पूरी चर्चा इस एक मेन पॉइंट पर टिकी है कि क्या हो अगर वो इस्तीफा देने से सीधा इनकार कर दें और अपनी जगह पर पूरी तरह से अडिग रहें। अगर हम इस स्थिति का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो एक नया राजनीतिक और संवैधानिक फ्रेमवर्क सामने आता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां से आगे के सारे रास्ते तय होंगे और सच कहूं तो इससे कई जटिल सवाल खड़े होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है उनकी पॉलिटिकल फाइटर की छवि और कैसे ये एक नया नैरेटिव सेट करता है। अगर वो पीछे नहीं हटती हैं तो ये साफ है कि वो खुद को एक फाइटर के रूप में पेश करेंगी, एक ऐसी नेता जो सेंट्रल एजेंसीज और ईसीआई के खिलाफ बिना डरे डटकर खड़ी हैं। और आप जानते ही हैं, पॉलिटिक्स में खासकर जब आप विरोध का सामना कर रहे हो तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी मानी जाती है। इसका डबल फायदा कैसे होता है वो समझिए। एक तरफ तो आप सीधे तौर पर सेंट्रल एजेंसीज और ईसीआई से मुकाबला कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी विरोध के चलते आप अपने समर्थक वर्ग को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों बातें आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। होता क्या है ना, जब कोई बड़ा नेता किसी सेंट्रल अथॉरिटी के खिलाफ विरोध दर्ज कराता है तो ग्राउंड लेवल पर उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो इस लड़ाई को एक निजी आदर्श मान लेते हैं। इससे उनका समर्थन और भी अटूट हो जाता है। लेकिन इसका जमीनी असर क्या होगा, ये हम देखेंगे अपने तीसरे पॉइंट में। प्रशासनिक और फंड विवाद यानी शासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ तो ये सच है कि अगर सरकार चलती रहती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डे टू डे काम है वो नहीं रुकेगा, लोकल लेवल पर प्रशासन अपना काम करता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर सेंटर के साथ विवाद और टकराव बढ़ता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा फंड्स पर। केंद्रीय फंड्स और बड़ी स्कीम्स में काफी देरी हो सकती है और ऑब्वियसली इसका आखिरकार असर आम लोगों और विकास के कामों पर ही पड़ेगा। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, ईसीआई और कानूनी लड़ाई। कोर्ट रूम में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है। इस आमने सामने के टक्कर का एक बड़ा परिणाम लंबी कानूनी लड़ाइयां होंगी। ये मामला कोर्ट में काफी लंबा खिंच सकता है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई पर एक विशेष जिम्मेदारी आ जाएगी। ईसीआई को कानूनी रूप से ठोस सबूतों के आधार पर अदालतों के सामने अपनी पूरी निष्पक्षता साबित करनी होगी, जो कि खुद में एक बड़ी कानूनी चुनौती होगी। तो इन सब बातों का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है, चलिए देखते हैं हमारे अंतिम पॉइंट में, निष्कर्ष और विधायक समर्थन। अगर हम कानूनी और संवैधानिक लेंस से देखें तो इस पूरी स्थिति का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास विधायकों यानी एमएलएस का समर्थन है या नहीं। सिंपल सा मैथ है, अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो वो संवैधानिक रूप से सीएम बनी रह सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईसीआई की मनमानी या पक्षपात जैसे जो गंभीर आरोप हैं उन्हें सिर्फ भाषणों से सच नहीं माना जा सकता, उन्हें ठोस सबूतों के साथ अदालत में ही तय किया जा सकता है। यानी साफ कहें तो एक तरफ नंबर्स का गेम चलेगा तो दूसरी तरफ ठोस एविडेंस की दरकार होगी। तो इस पूरे सिनेरियो और इन सारे फैक्ट्स को समझने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, क्या ग्राउंड लेवल पर जनता का मूड बदल रहा है या ये सिर्फ बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज का हमारा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को थोड़ा और बेहतर समझने में मदद मिली होगी। जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए और सोचते रहिए।